नमस्कार दोस्तों, आरके स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मनोविज्ञान का अध्ययन कर रहे थे और मनोविज्ञान के अंतर्गत हमने जो पिछला वीडियो पढ़ा था उसमें अधिगम को कंप्लीट रूप से पढ़ लिया था। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करें जिसका नाम है विकास एवं अभिवृद्धि। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे विकास एवं अभिवृद्धि की अवधारणा। और विकास एवं अभिवृद्धि की अवधारणा में हम सबसे पहले पढ़ेंगे विकास का अर्थ। किसका अर्थ? विकास का अर्थ पढ़ेंगे दोस्तों। विकास के बारे में हम बात करें तो दोस्तों, विकास का जो अध्ययन है वो बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। विकास का जो अध्ययन है वो किसके अंतर्गत किया जाता है? ये बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। और दोस्तों, ये बाल मनोविज्ञान है, ये सामान्य मनोविज्ञान की एक शाखा मानी जाती है। किसकी भाई? सामान्य मनोविज्ञान की क्या मानी जाती है? ये सामान्य मनोविज्ञान की शाखा मानी जाती है कि विकास का जो अध्ययन है वो बाल मनोविज्ञान में किया जाता है और बाल मनोविज्ञान सामान्य मनोविज्ञान की शाखा मानी जाती है। और ये जो शाखा है जो बालकों के विकास एवं व्यवहार पर केंद्रित है। किस पर केंद्रित है? ये बालकों के विकास एवं व्यवहार पर केंद्रित मानी जाती है कि बालक का जो विकास है वो किस प्रकार से होता है और एक बालक दूसरे बालक के साथ में किस प्रकार का व्यवहार करता है। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि इस बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत दोस्तों, किसके अंतर्गत? बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत गर्भावस्था से लेकर, कहां से? गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है कि विकास का जो अध्ययन है दोस्तों, विकास का अध्ययन है बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। बाल मनोविज्ञान को सामान्य मनोविज्ञान की एक शाखा मानी जाती है जो बालकों के विकास एवं व्यवहार पर केंद्रित होती है। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन किसके द्वारा किया गया? बाल विकास का सर्वप्रथम जो अध्ययन है, ये बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन किसके द्वारा किया गया है? तो बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन जॉन लॉक तथा थॉमस हॉब्स के द्वारा किया गया। दोस्तों, बाल विकास का जो सर्वप्रथम अध्ययन है, ये सर्वप्रथम अध्ययन जॉन लॉक एवं थॉमस हॉब्स के द्वारा किया गया। भाई सभी को साफ दिखाई दे रहा है? ठीक है, उम्मीद करता हूं कि सबको साफ दिख रहा है। तो बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन है वो जॉन लॉक और थॉमस हॉब्स के द्वारा किया गया था 1651 ईस्वी में। कब? 1651 ईस्वी में। और 1651 ईस्वी में थॉमस हॉब्स ने अरस्तु का सिद्धांत दिया था। किसने सिद्धांत दिया था? अरस्तु के साचार्य के सिद्धांत का खंडन किया। दोस्तों, इसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। साचार्य का सिद्धांत
अरस्तु ने कौन सा सिद्धांत दिया था? साहचर्य का सिद्धांत दिया था। तो अरस्तु के साहचर्य के सिद्धांत का क्या किया? खंडन किया। अरस्तु के साहचर्य के सिद्धांत का खंडन किया और परिभाषा दी कि प्रत्येक इंद्रिय जनित अनुभव का परिणाम, खंडन किया और परिभाषा दी कि प्रत्येक इंद्रिय जनित अनुभव का परिणाम, प्रत्येक इंद्रिय जनित अनुभव का परिणाम बाल मनोविज्ञान है। क्या है? बाल मनोविज्ञान है। अरस्तु ने एक सिद्धांत दिया था। अरस्तु का जो कार्यकाल है वो 384 ईस्वी से शुरू होता है और 322 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अरस्तु ने एक साहचर्य का सिद्धांत दिया था। साहचर्य का सिद्धांत देखकर साहचर्य के सिद्धांत के अंतर्गत आत्मा की जो परिभाषा थी, आत्मा की जो प्रकृति थी, उस आत्मा की प्रकृति को स्पष्ट करने का प्रयास किया था। तो थॉमस हॉब्स ने क्या किया? अरस्तु के साहचर्य का सिद्धांत था, इस सिद्धांत का खंडन किया और कहा कि प्रत्येक इंद्रिय जनित अनुभव कि बालक जो कुछ भी गामक अनुभव करता है, अपने इंद्रियों के माध्यम से सीखता है, वो सारा का सारा जो अध्ययन है वो किसके अंतर्गत किया जाता है? दोस्तों, बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? ये थॉमस हॉब्स के द्वारा दी गई है। क्यों? क्योंकि बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन है वो थॉमस से, हॉब्स से, वो जॉन लॉक के द्वारा किया गया है। इसके बाद में 1690 ईस्वी में, क्या नीचे दिख रहा है क्या सभी को? ठीक है भाई। इसके बाद में 1690 ईस्वी में, कब? 1690 ईस्वी में जॉन लॉक ने, किसने भाई? 1690 ईस्वी में जॉन लॉक ने बालक के मन को, जॉन लॉक ने बालक के मन को मोम की तख्ती, बालक के मन को मोम की तख्ती अर्थात टेबुला राई या टेबुला रासा, टेबुला राई या फिर टेबुला रासा की संज्ञा दी है दोस्तों। 1651 ईस्वी में तो थॉमस हॉब्स ने अरस्तु के साहचर्य सिद्धांत का खंडन किया और परिभाषा दी कि प्रत्येक इंद्रिय जनित अनुभव का परिणाम बाल मनोविज्ञान है। उसी क्रम में चलते हुए 1690 ईस्वी में जॉन लॉक ने कहा, जॉन लॉक ने एक परिभाषा दी कि जॉन लॉक ने बालक के मन को किसकी तख्ती, मोम की तख्ती अर्थात टेबुला राई या फिर टेबुला रासा की संज्ञा दी है। जॉन लॉक का मानना है कि बालक का जो मन होता है, बालक का मन है वो मोम की तरह होता है। कैसे होता है? मोम की तरह होता है और मोम को पिघलाकर उसके आकार में किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर दिया जाता है। दोस्तों, मैं ठीक उसी प्रकार से गारंटी लेता हूं कि छोटे बालक का जो व्यवहार है, उसे छोटे बालक के व्यवहार को आप जिस दिशा में बदलना चाहते हो उस दिशा में मोड़ सकते हो अर्थात बदल सकते हो। जिस प्रकार का व्यवहार आप एक बालक को सिखाना चाहते हो, आप आसानी के साथ में ऐसा व्यवहार सिखा सकते हो। कि एक बालक जिसका जन्म राजस्थान में हुआ है और यदि आप सोचते हो कि वो जन्म के तुरंत बाद ही क्या करें, अंग्रेजी बोलें, तो अंग्रेजी बोलने वाले लोगों के व्यवहार के संपर्क में उसको भेज दिया जाए, उसके व्यवहार में 100% बदलाव कर दिया जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको आसानी के साथ में समझ में आया होगा। एक बार फिर से अध्ययन करते हैं दोस्तों। बाल विकास या फिर विकास का जो अध्ययन है, बालक के विकास का अध्ययन है, वो बाल मनोविज्ञान में किया जाता है और बाल मनोविज्ञान को सामान्य मनोविज्ञान की एक शाखा मानी जाती है जो बालकों के विकास एवं व्यवहार पर केंद्रित होती है।
बाल विकास के अंतर्गत गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन जॉन लॉक तथा थॉमस हॉब्स ने किया था। 1651 ईस्वी में थॉमस हॉब्स ने परिभाषा दी, अरस्तु के साचार्य के सिद्धांत का खंडन किया और खंडन करके परिभाषा दी कि प्रत्येक इंद्रिय जनित अनुभव का परिणाम क्या माना जाता है, बाल मनोविज्ञान माना जाता है। 1690 ईस्वी में जॉन लॉक ने बालक के मन को मोम की तख्ती अर्थात टेबुला राय या फिर टेबुला रासा की संज्ञा दी है। ठीक है, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है क्या सभी को? सभी को समझ में आ रहा तो दोस्तों कमेंट करके बताएं कि आपको आसानी के साथ में समझ में आ रहा है। ठीक है, अब हमारा अगला प्रश्न है कि बाल विकास का सर्वप्रथम बाल विकास का सर्वप्रथम बाल विकास का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किसके द्वारा किया गया? जल्दी से कमेंट करके बताएं। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि बाल विकास का सर्वप्रथम वैज्ञानिक जो अध्ययन है वो किसके द्वारा किया गया? बताओ, देखिए जल्दी से कमेंट करके कि बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन है वो किसके द्वारा किया गया। इतना बता देता हूं कि बाल विकास का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन है वो 1776 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1776 ईस्वी में किया गया था। और दोस्तों 1776 ईस्वी में बाल मनोविज्ञान का जो बाल मनोविज्ञान है, बाल विकास है, इसका सर्वप्रथम वैज्ञानिक जो अध्ययन है ये पेस्टालोजी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? पेस्टालोजी के द्वारा किया गया था। और पेस्टालोजी ने अपने 3 वर्षीय बालक पर अपने 3 वर्षीय बालक पर अध्ययन किया। 3 वर्षीय बालक पर क्या किया? अध्ययन किया। और इस 3 वर्षीय बालक पर अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद में इन्होंने निष्कर्ष निकाला। निष्कर्ष क्या निकाला? कि बालकों के व्यवहार यानी बच्चों के व्यवहार एवं वयस्कों के व्यवहार में अंतर होता है। क्या होता है? अंतर होता है। कि बाल विकास का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन है वो 1776 ईस्वी में पेस्टालोजी के द्वारा किया गया था। और पेस्टालोजी ने अपने 3 वर्षीय बालक पर अध्ययन किया और अध्ययन करके निष्कर्ष निकाला कि बच्चों के व्यवहार एवं वयस्कों के व्यवहार में, यानी एक छोटा बालक होता है और एक वयस्क होता है जो परिपक्व हो जाता है, उन दोनों के व्यवहार में क्या होता है? अंतर होता है। कि एक छोटा बालक होता है जिसको दुनियादारी का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता है, जबकि एक वयस्क होता है, उस वयस्क को दुनियादारी का पूरा ज्ञान होता है। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है कि बाल मनोविज्ञान को सर्वप्रथम परिभाषित किसके द्वारा किया? बाल मनोविज्ञान को सर्वप्रथम परिभाषित बाल मनोविज्ञान को सर्वप्रथम परिभाषित किसने किया? दोस्तों बहुत सारे प्रश्न निकल के आ रहे हैं, अभी तो ट्रेलर ही शुरू हुआ है, पार्टी तो पूरी पाक की पड़ी है। आप आगे आके देखते जाओ, बहुत खतरनाक स्थिति निकलने वाली है। तो बाल मनोविज्ञान का जो सर्वप्रथम अध्ययन है वो दोस्तों बर्क के द्वारा किया गया है। सॉरी,
बाल मनोविज्ञान को सर्वप्रथम परिभाषित है वो बर्क के द्वारा किया गया है। और बर्क ने परिभाषा दी है, बर्क ने परिभाषा दी है कि बाल मनोविज्ञान छोटे छोटे बालकों का विज्ञान है। बाल मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? छोटे छोटे बालकों का विज्ञान है। ठीक है भाई। बाल मनोविज्ञान का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन पेस्टोलॉजी के द्वारा किया गया है। और बाल मनोविज्ञान का सर्वप्रथम परिभाषित बर्क के द्वारा किया गया है। और परिभाषित किया है कि बाल मनोविज्ञान छोटे छोटे बालकों का विज्ञान है। किसका विज्ञान है? छोटे छोटे बालकों का विज्ञान है। तो अब हमारे सामने एक और प्रश्न निकल के आता है कि बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत, बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? जल्दी से कमेंट करें और जल्दी से बताइए। देखिए, बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत है वो किसके द्वारा की गई है? भाई जल्दी से कमेंट करके बताइए, बताओ भाई जल्दी से। बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत है वो किसके द्वारा की गई है और कब की गई है? तो दोस्तों, बाल अध्ययन आंदोलन की जो शुरुआत है वो 1883 ईस्वी में, 1883 ईस्वी में स्टेनले होल के द्वारा, स्टेनले होल के द्वारा अमेरिका में की गई है, अमेरिका में की गई। तो बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत है वो 1883 ईस्वी में स्टेनले होल के द्वारा कहां पर की गई? अमेरिका में की गई। और स्टेनले होल ने 1881 से लेकर 1891 ईस्वी के बीच में, कब भाई? 1881 से लेकर 1891 ईस्वी के बीच बच्चों को शिक्षा देने के लिए दो समितियों की स्थापना की। बच्चों को शिक्षा देने के लिए, बच्चों को शिक्षा देने के लिए दो समितियों की स्थापना की। कितनी समितियों की स्थापना की? भाई दो समितियों की स्थापना की, जिसमें पहला नाम है बाल अध्ययन समिति, बाल अध्ययन समिति, पेडागोजिकल सेमिनरी, पेडागोजिकल सेमिनरी। ठीक है, पेडागोजिकल सेमिनरी। और बाल कल्याण समिति, बाल कल्याण समिति, चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी, चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी। ठीक है भाई। बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत 1883 ईस्वी में स्टेनले होल के द्वारा की गई। सॉरी, 1883 से लेकर 1893 ईस्वी तक। ठीक है, तो 1883 ईस्वी में स्टेनले होल के द्वारा अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत की गई। और 1883 से लेकर 1893 ईस्वी में बच्चों को शिक्षा देने के लिए दो समितियों की स्थापना अमेरिका के अंतर्गत स्टेनले होल के द्वारा की गई, जिसमें सबसे पहली समिति थी बाल अध्ययन समिति, पेडागोजिकल सेमिनरी, और दूसरी थी बाल कल्याण समिति, जिसको चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, एक बार फिर से बात करते हैं। बाल विकास का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन 1774 ईस्वी में पेस्टालोजी के द्वारा किया गया। पेस्टालोजी ने अपने 3 वर्ष के बालक पर अध्ययन किया और निष्कर्ष निकाला कि एक छोटे बालक और एक बड़े बालक यानी बच्चों और वयस्कों के व्यवहार में क्या पाया जाता है? दोस्तों, अंतर पाया जाता है।
बाल मनोविज्ञान को सर्वप्रथम परिभाषित बर्की द्वारा किया और परिभाषित किया कि बाल मनोविज्ञान छोटे छोटे बालकों का विज्ञान माना जाता है, यानी छोटे छोटे बालकों का गर्भावस्था से किशोरावस्था तक प्राप्त होने वाले बालकों का अध्ययन है वो किसके अंतर्गत किया जाता है, वो बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत है वो 1883 ईस्वी में स्टेनली होल के द्वारा कहां पर की गई, अमेरिका में की गई। एक ही लाइन में 3 प्रश्न निकल के आए। 1883 से लेकर 1893 ईस्वी तक बच्चों को शिक्षा देने के लिए 2 समितियों की स्थापना की, जिसमें एक है बाल अध्ययन समिति और दूसरी है बाल कल्याण समिति, यानी पेडागोजिकल सेमिनरी और चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत एक व्यक्ति का शरीर, कद और जो उसकी काठी होती है उसका अध्ययन नहीं किया जाता है। बाल विकास एक निरंतर जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें बालक की प्रगति निहित होती है। क्या होती है? बालक की प्रगति निहित होती है कि बालक किस आधार पर प्रगति कर रहा है, किस आधार पर वो आगे बढ़ रहा है। तो प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की जो प्रक्रिया होती है उसका जो अध्ययन है वो किसके अंतर्गत किया जाता है, उसका जो अध्ययन है वो दोस्तों विकास के अंतर्गत किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको समझ में आया होगा, तो इसका भी आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है भाई, मिटा दो जी। दोस्तों इसके बाद में एक विचारक जिसका नाम है एंडरसन, और इस एंडरसन ने जो परिभाषा दी है, ये एंडरसन कहता है कि विकास अभिवर्धिता के, यानी विकास शारीरिक वृद्धि को इंचों में मापने की प्रक्रिया नहीं है। विकास विकास शारीरिक वृद्धि को इंचों में मापने की प्रक्रिया नहीं है। इंचों में मापने की प्रक्रिया नहीं है, और नहीं किसी योग्यता की योग्यता है, और नहीं किसी योग्यता की योग्यता है, बल्कि विकास एक जटिल प्रक्रिया है। विकास एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें संरचनात्मक क्रियाकलाप शामिल होते हैं, जिसमें बालक के संरचनात्मक क्रियाकलाप शामिल होते हैं। क्या होते हैं? शामिल होते हैं। एंडरसन ने परिभाषा दी कि विकास शारीरिक वृद्धि को इंचों में मापने की प्रक्रिया नहीं है, कि शरीर बढ़ रहा है, बालक 10 इंच का हो गया, 15 इंच का हो गया और 1 फीट का हो गया, इससे मापने की प्रक्रिया नहीं है, और नहीं किसी योग्यता की योग्यता है, बल्कि विकास कैसी प्रक्रिया दोस्तों? विकास एक जटिल प्रक्रिया है जिसका मापन कभी भी संभव नहीं होता है, और जिसमें बालक के ज्ञान से संबंधित संरचनात्मक, बालक की संपूर्ण अंगों की किस प्रकार की संरचना होती है, उस संरचनात्मक जो क्रियाकलाप है, बालक किस प्रकार की क्रियाएं करता है, उन सारे क्रियाकलापों को क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। जैसे शारीरिक विकास, शारीरिक विकास
मानसिक विकास, सामाजिक विकास, चारित्रिक विकास, इसके अलावा भाषाई विकास। कौन सा विकास? भाषाई विकास है। इन सारे क्रियाकलापों को क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? ये परिभाषा दोस्तों एंडरसन के द्वारा दी गई है। तो एंडरसन कहता है कि विकास शारीरिक वृद्धि को इंचों में मापने की प्रक्रिया नहीं है और ये नहीं किसी योग्यता की योग्यता, बल्कि विकास एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें बालक के संरचनात्मक क्रियाकलाप जैसे शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है, सामाजिक विकास है, चारित्रिक विकास है और भाषाई विकास है। यानी बालक का जो संपूर्ण विकास है उस संपूर्ण विकास को किसमें शामिल किया जाता है? दोस्तों विकास के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये परिभाषा भी आपको समझ में आई होगी। तो एक बार इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। ठीक है भाई। तो अब हम अध्ययन करते हैं अभिवृद्धि से तात्पर्य। दोस्तों विकास के बारे में तो हमने विस्तार से जान लिया था और अब हम अध्ययन करते हैं कि अभिवृद्धि क्या होती है। तो अभिवृद्धि की परिभाषा क्या है? कि अभिवृद्धि का तात्पर्य है बालक की कार्य क्षमता, कार्य करने की योग्यता। कितना कार्य कर लेता है? कार्य करने की क्षमता आंतरिक एवं बाह्य आकार, आंतरिक एवं बाह्य आकार में एवं भार में वृद्धि से है। कि अभिवृद्धि का जो तात्पर्य वो किससे? अभिवृद्धि का तात्पर्य बालक के कार्य करने की क्षमता, कितना कार्य कर सकता है, एवं आंतरिक एवं बाह्य अंगों के आकार में एवं भार में वृद्धि है। कि जब बालक का जन्म होता है तब उसका वजन है वो 3.5 kg के लगभग होता है। इसका मतलब वो उसकी वृद्धि हो गई। उसकी लंबाई 50 से 80 सेंटीमीटर के बीच में होती है, माप लिया, इसका मतलब वो वृद्धि हो गई। और जब बालक जो बड़ा हुआ 15 साल का हो गया और वो 30 किलो का हो गया, वो 5 फीट का लंबा हो गया, इसका मतलब उसको क्या कहते हैं? उसको वृद्धि कहते हैं। कि बालक के आंतरिक एवं बाह्य अंगों के आकार एवं भार में किसी भी प्रकार की कोई वृद्धि होती है दोस्तों, उसको वृद्धि, अभिवृद्धि या फिर विवृद्धि के नाम से जाना जाता है। अभिवृद्धि के संबंध में जो परिभाषा है वो फ्रैंक ने दी है दोस्तों। किसके द्वारा दी गई है? फ्रैंक ने परिभाषा दी है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता था तो इसलिए मैंने शॉर्ट में कर दिया। कि अभिवृद्धि का तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से है। बालक की कोशिकाएं होती है जिसमें भार और लंबाई को शामिल किसने किया है दोस्तों? फ्रैंक ने शामिल किया है। तो फ्रैंक कहता है कि अभिवृद्धि का तात्पर्य कोशिका में होने वाली वृद्धि से, जैसे बालक का भार यानी वजन बढ़ जाता है, बालक की लंबाई बढ़ जाती है, जिसको मापा जा सकता है, उसको क्या नाम दिया जाता है? उसको वृद्धि का नाम दिया जाता है। 1981 ईस्वी में चिपलेट एवं वार्नर ने वृद्धि के संबंध में तथ्य प्रस्तुत किए हैं। चिपलेट और वार्नर ने क्या किया? इस अभिवृद्धि के संबंध में तथ्य प्रस्तुत किए कि जन्म से 6 माह तक बालक का जन्म होता है, जन्म से लेकर 6 महीने तक बालक में जो वृद्धि होती है वो तीव्र गति से होती है। जन्म से लेकर 6 माह तक बालक में वृद्धि होती है वो तीव्र गति से होती है। जन्म से लेकर 3 माह तक, जन्म होने के बाद में फिर 3 माह तक वृद्धि कितनी हो जाती है दोस्तों? दुगुनी हो जाती है। कितनी हो जाती है? जन्म से 6 माह तक वृद्धि दर तेज गति से बढ़ती है, लेकिन उसी समय क्या होता है? जन्म के 3 माह के अंतर्गत उसकी वृद्धि में कितना फर्क आ जाता है? ये दुगुनी हो जाती है। प्रथम वर्ष यानी प्रथम 1 वर्ष की बात करें तो प्रथम 1 वर्ष में वो वृद्धि है वो दुगुनी से तिगुनी हो जाती है। यहाँ पर 1 वर्ष में जो वृद्धि दर है वो तिगुनी होती जाती है। और जन्म से लेकर 6 माह तक 24 प्रतिदिन 24 घंटे में बालक का भार है, वजन है, वो कितना ग्राम बढ़ता है? वो 2 ग्राम बढ़ता है। और 6 माह से 3 वर्ष तक प्रति 24 घंटे में बालक का वजन है वो 35 ग्राम के लगभग बढ़ता है।
और 3 से लेकर 6 वर्ष तक प्रति 24 घंटे में बालक का जो वजन है वो 15 ग्राम के लगभग बढ़ता है। कितना बढ़ता है? 15 ग्राम के लगभग बढ़ता है। तो अभिवृद्धि का तात्पर्य किससे? बालकों की कार्य क्षमता, उसके आंतरिक और बाह्य अंगों में किसी प्रकार के आकार में और भार में वृद्धि आती है, उसको वृद्धि, अभिवृद्धि, विवृद्धि कहते हैं। फ्रैंक कहता है कि अभिवृद्धि का तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाले परिवर्तन से। किससे? कोशिकाओं में जैसे बालक के भार एवं लंबाई में किसी प्रकार की वृद्धि होती है दोस्तों, उसी को अभिवृद्धि कहते हैं। 1981 ईस्वी में चिपलेट एवं वार्नर के द्वारा वृद्धि के संबंध में तथ्य प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि जन्म से लेकर 6 माह तक बालक की जो वृद्धि दर होती है वो तीव्र गति से होती है। उसके बीच में जन्म से 3 माह तक जो वृद्धि दर तीव्र गति होती है उसकी दोगुनी हो जाती है। पहले वर्ष में यानी 1 वर्ष में जो वृद्धि दर है वो 3 गुनी हो जाती है। जन्म से लेकर 6 माह तक 24 घंटे में बालकों में वृद्धि अर्थात भार है वो 2 ग्राम बढ़ जाता है। और 6 माह से लेकर 3 वर्ष तक बालकों में 35 ग्राम प्रति 24 घंटे में भार बढ़ता है। और 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक प्रति 24 घंटे में बालक का भार है वो 15 ग्राम के हिसाब से बढ़ता ही चला जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों आप एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। ठीक है भाई, मिटा दो एक बार। ठीक है, अभिवृद्धि के संबंध में एक और परिभाषा दी गई CS कोल के अनुसार, SC कोल के अनुसार। किसके अनुसार? SC कोल के अनुसार। और SC कोल ने अभिवृद्धि की परिभाषा 1979 ईस्वी में कब दी? 1979 ईस्वी में अभिवृद्धि के संबंध में एक और परिभाषा दी है और वो SC कोल के द्वारा दी गई है। किसके द्वारा? SC कोल के द्वारा। और SC कोल ने 1979 ईस्वी में, कब भाई? 1979 ईस्वी में अभिवृद्धि के संबंध में एक परिभाषा दी है और परिभाषा देकर कहा है कि बालक के विकास के साथ साथ वृद्धि धीरे धीरे कम होती चली जाती है। बालक के विकास के साथ साथ, बालक के विकास के साथ साथ अभिवृद्धि धीरे धीरे कम होती चली जाती है। अभिवृद्धि धीरे धीरे कम होती चली जाती है। बालक की विकास के साथ में उसकी अभिवृद्धि है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है? कम होती जाती है। कि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। बालक का जो विकास होता जाता है, जो विकास होता है, अभिवृद्धि धीरे धीरे क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इन्होंने कहा है कि जन्म के बाद 6 माह तक, जन्म के बाद 6 माह तक अभिवृद्धि जिस तरह से होती है वह तीव्र गति से होती है। जन्म से लेकर 6 माह तक बालक की अभिवृद्धि है वो कैसी होती है? तीव्र गति से होती है। तो CS कोल का मानना है कि जन्म के बाद 6 माह तक अभिवृद्धि जिस तरह से होती है, जिस गति से यदि बढ़ती है, यदि उसी दर से होती है, उसी दर से 10 वर्ष तक बढ़ती चली जाए, बढ़ती चली जाए तो क्या होगा? क्या होगा? होगा क्या? बालक की जो लंबाई है
बालक की लंबाई कितने फीट होगी? 100 फीट हो जाएगी। और भार या वजन बालक का कितना हो जाएगा? 24,000 टन हो जाएगा। 24,000 टन। कितना भाई? 24,000 टन हो जाएगा। इसका मतलब अभिवृद्धि का रुकना भी परम आवश्यक माना जाता है। C.S. कोल ने 1979 ईस्वी में अभिवृद्धि के संबंध में परिभाषा दी और कहा कि बालक के विकास के साथ साथ अभिवृद्धि धीरे धीरे रुक जाती है। बालक का विकास जन्म से लेकर 6 वर्ष तक तीव्र गति से होता है। यदि उसी हिसाब से बालक का विकास वो 10 वर्ष तक होता ही रहे तो बालक 10 वर्ष के बाद में 100 फीट लंबा और 24,000 टन वाला, जिसकी कल्पना ही नहीं कर सकते, इतना भारी हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि विकास के साथ में ये जो अभिवृद्धि है, ये विकास के साथ में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। एक निश्चित अवस्था के बाद शारीरिक अंगों में जो वृद्धि है वो अपने आप ही रुक जाती है। अर्थात ऐसा कह सकते हैं कि व्यवहार जगत में वयस्क अवस्था के बाद अभिवृद्धि वयस्क अवस्था के बाद जो अभिवृद्धि है कम या शून्य के बराबर हो जाती है। कम या शून्य के बराबर हो जाती है भाई। कि व्यवहार जगत में बालक जब वयस्क अवस्था हो जाता है, यानी वो 19 वर्ष की टीन एज 19 वर्ष की अवस्था को प्राप्त कर लेता है, उस समय वृद्धि या तो कम हो जाती है या फिर शून्य के बराबर हो जाती है, यानी बिल्कुल भी नहीं होती है। तो ये किसके द्वारा परिभाषित किया गया है? ये C.S. कोल के द्वारा परिभाषित किया है। तो उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों इसका भी आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं परिभाषाएं। विकास एवं अभिवृद्धि के संबंध में जो परिभाषाएं हैं, कौन कौन से ऐसे विचारक हैं जिन्होंने विकास एवं अभिवृद्धि के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किए, जिसमें सबसे पहला है हरलोक। किसके अनुसार? हरलोक के अनुसार। पहली परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? हरलोक के द्वारा दी गई है। हरलोक कहता है कि विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है। विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है। विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, बल्कि व्यवस्थित एवं समानुगत परिवर्तन है। व्यवस्थित एवं समानुगत परिवर्तन है जो व्यक्ति को परिपक्व अवस्था की ओर लेकर जाता है। भाई सबसे जो पहली परिभाषा है वो हरलोक के द्वारा दी गई है।
और हर लोग कहता है कि विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है। भाई ये 19-20 वर्ष के बाद में वयस्क अवस्था तक रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है। विकास तो एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें बालक का व्यवस्थित एवं समानुगत परिवर्तन होता है। क्या कभी ऐसा देखा है कि बालक का एक पैर छोटा है, एक पैर बहुत ज्यादा लंबा है, एक हाथ लंबा होता ही चला जा रहा है, एक छोटा होता चला जा रहा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये व्यवस्थित और समान अनुपात में होता है। जितना लंबा दायां हाथ होगा, बायां हाथ भी उतना लंबा ही होगा, जो बालक को किसकी ओर लेकर जाता है? परिपक्व अवस्था की ओर लेकर जाता है। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? हर्लो के द्वारा दी गई। दोस्तों दूसरी परिभाषा है वो मुनरो के अनुसार दी गई है। किसके अनुसार? मुनरो के अनुसार। ठीक है भाई। मुनरो कहता है कि विकास परिवर्तनशील श्रृंखला है। विकास परिवर्तनशील श्रृंखला है, जिसमें बच्चा भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। कहां तक गुजरता है भाई? भ्रूण अवस्था से लेकर, बालक का गर्भ काल से लेकर जब तक वो प्रौढ़ नहीं हो जाता तब तक है, उसमें पूरी तरह से परिवर्तन है वो चलते रहते हैं। तो विकास परिवर्तनशील श्रृंखला है, जिसमें बच्चा भ्रूण अवस्था से लेकर कहां तक गुजरता है? प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? ये मुनरो के द्वारा दी गई है। और इसके अलावा जो परिभाषा दी है वो टॉयलर के अनुसार। किसके अनुसार? टॉयलर के अनुसार। दोस्तों टॉयलर कहता है कि विकास एक दिशा की ओर ले जाने वाला मार्ग है। विकास एक दिशा की ओर ले जाने वाला मार्ग है। ले जाने वाला मार्ग है। ये कौन स्वीकार करता है? टॉयलर स्वीकार करता है कि विकास एक दिशा की ओर ले जाने वाला मार्ग है। इसके अलावा जो परिभाषा दी है दोस्तों वो जेम्स ड्रेवर के द्वारा दी गई। दोस्तों परिभाषा, उन्हीं परिभाषाओं की बात करेंगे हम जो परिभाषा या तो पहले पूछी जा चुकी है या फिर किसी ऑथेंटिक बुक में परिभाषा दी हुई है। तो जेम्स ड्रेवर कहता है कि बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है। बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता तक परिपक्वता तक विकसित हो रही मानव का अध्ययन किया जाता है। मानव का अध्ययन किया जाता है। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई दोस्तों? ये परिभाषा
जेम्स ड्रेवर के द्वारा दी गई। बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से लेकर परिपक्वता तक विकसित हो रही मानव का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपने विचार प्रस्तुत किए, लेकिन घूम फिर के परिभाषा कहां पर आ रही है, वहीं पर आ रही है कि बालक का जो विकास है वो जन्म से शुरू हो जाता है और परिपक्वता तक वो वास्तविक स्थिति में चलता है, बाद में दिखाई नहीं देता, वो जीवन पर्यंत पूरी तरह से चलता ही रहता है। और इसके बाद में जो परिभाषा दी है दोस्तों वो करो एंड करो ने, करो एंड करो की जो परिभाषा है वो एग्जाम में बहुत बार पूछी जा चुकी है। करो एंड करो कहता है कि बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है, वह वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें बालक के गर्भाकाल से लेकर किशोरावस्था के प्रारंभ तक का अध्ययन किया जाता है, प्रारंभ तक का अध्ययन किया जाता है। ठीक है भाई, तो करो एंड करो कहता है कि बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें बालक के गर्भाकाल से लेकर किशोरावस्था के प्रारंभ तक का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो एक बार फिर से बात करते हैं। परिभाषा सबसे पहले हरलोग के द्वारा दी गई है। हरलोग कहता है कि विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं बल्कि व्यवस्थित एवं समानुगत परिवर्तन है जो व्यक्ति को किसकी ओर लेकर जाता है, परिपक्वता की ओर लेकर जाता है। मुनरो कहता है कि विकास परिवर्तनशील श्रृंखला है जिसमें बच्चा भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, जबकि टोयलर कहता है विकास एक दिशा की ओर ले जाने वाला मार्ग है, व्यक्ति को निश्चित दिशा की ओर लेकर जाता है। जबकि दोस्तों जेम्स ड्रेवर कहता है कि बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। जबकि करो एंड करो कहता है कि बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें बालक के गर्भाकाल से लेकर किशोरावस्था के प्रारंभ तक के का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो एक बार आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले लें, 2-3 परिभाषाएं और जिनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है सभी को? तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, 2-3 परिभाषाओं के बारे में हम और अध्ययन करते हैं। ठीक है भाई, अब कुछ और विचारक है जिन्होंने परिभाषा दी है, जिसमें सबसे पहला जो विचारक है वो है गेसल के अनुसार। गेसल कहता है कि विकास अभिवृद्धि की अपेक्षा अधिक व्यापक है, यानी विकास का क्षेत्र व्यापक है तो दोस्तों अभिवृद्धि का क्षेत्र कैसा माना जाता है, वो संकुचित माना जाता है। कि विकास अभिवृद्धि की अपेक्षा अधिक व्यापक है और इसका जो अवलोकन एवं मूल्यांकन यानी विकास का अवलोकन एवं मूल्यांकन वो 3 रूपों में किया जाता है। कितने रूपों में? 3 रूपों में। शरीर रचनात्मकता यानी उसका ज्ञानात्मक पक्ष हो गया, ठीक है। व्यावहारिकता यानी इसका भावात्मक पक्ष हो गया, और शरीर क्रिया रचनात्मकता यानी ये इसका क्रियात्मक पक्ष हो गया दोस्तों। तो ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? ये परिभाषा गेसल के अनुसार दी गई है। गेसल कहता है कि विकास अभिवृद्धि की अपेक्षा अधिक व्यापक है और इसका अवलोकन एवं मूल्यांकन कुछ सीमा तक 3 रूपों में किया जाता है। ज्ञानात्मक और भावात्मक और क्रियात्मक, तीनों रूपों में इसका अध्ययन किया जाता है। इसका मतलब तीनों में सर्वश्रेष्ठ की बात करें तो व्यवहारात्मक जो स्थिति है उसको सर्वश्रेष्ठ परिचायक माना जाता है। कि व्यवहारात्मक संकेत ही विकास के सर्वाधिक परिचायक होते हैं, सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। व्यक्ति के व्यवहार से पता लगता है कि व्यक्ति का विकास हुआ है या फिर नहीं हुआ है।
इसके अलावा जो परिभाषा दी है दोस्तों, वो परिभाषा हर्बर्ट सोरेंस ने दी है। हर्बर्ट सोरेंस कहता है कि विकास परिपक्वता एवं कार्य सुधार की वह प्रक्रिया है जो संरचना एवं स्वरूप में हो रहे गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तनों के फल स्वरूप होती है। कि विकास परिपक्वता एवं कार्य सुधार की प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? विकास के अंतर्गत व्यक्ति अपने कार्यों में सुधार करता चला जाता है और वह परिपक्व होता चला जाता है, जो संरचना एवं स्वरूप में हो रहे गुणात्मक और परिमाणात्मक परिवर्तनों के फल स्वरूप होता है। कि विकास भागफल नहीं होकर विकास हमेशा एक गुणनफल में होता है। ठीक है, तो विकास गुणात्मक और संख्यात्मक दोनों रूपों में होता है। ये किसने स्वीकार किया है? हर्बर्ट सोरेंस ने स्वीकार किया है। जबकि ईरा गोल्डन कहता है कि विकास एक ऐसी प्रक्रिया जिसका जन्म प्रारंभ से ही हो जाता है। विकास जब बालक जन्म लेता है उस समय से प्रारंभ हो जाता है और वो तब तक चलता रहता है जब तक व्यक्ति पूर्णता को अर्थात परिपक्वता को प्राप्त नहीं कर लेता है। तो एक बार फिर से बात करते हैं कि गेसल कहता है कि विकास अभिवृद्धि की अपेक्षा व्यापक है, क्योंकि अभिवृद्धि का क्षेत्र सीमित माना जाता है और इसका अवलोकन एवं मूल्यांकन है वो कुछ सीमा तक 3 रूपों में किया जाता है। ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। शरीर रचनात्मकता, व्यवहारात्मकता और शरीर क्रिया रचनात्मकता, तीनों में व्यक्ति का व्यवहार ही विकास का परिचायक माना जाता है। कि व्यवहार से पता लगाया जा सकता है कि व्यक्ति का विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। हर्बर्ट सोरेंस कह रहा है कि विकास परिपक्वता एवं कार्य सुधार की वह प्रक्रिया है जो संरचना एवं स्वरूप में हो रहे गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तनों के फल स्वरूप होती है। जबकि ईरा गोल्डन कहता है कि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका जन्म से ही प्रारंभ हो जाता है और वो तब तक चलती रहती है जब तक व्यक्ति पूर्णता को प्राप्त नहीं कर लेता है, अर्थात परिपक्व नहीं हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये तथ्य भी आपको आसानी के साथ में समझ में आए होंगे। तो दोस्तों ये कुछ परिभाषाएं थी और ये परिभाषाएं या तो पहले के एग्जाम में पूछी जा चुकी है या फिर एग्जाम की दृष्टि को देखते हुए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट मानी गई है। तो एक बार आप इन सभी का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है भाई, अब हम लास्ट अध्ययन कर रहे हैं आज का कि विकास एवं अभिवृद्धि दोनों के बीच में अंतर क्या है। विकास में क्या अंतर है और विकास के साथ में अभिवृद्धि में क्या अंतर है। दोस्तों अभिवृद्धि का जो स्वरूप होता है बाह्य होता है। ऐसा कह सकते हैं कि अभिवृद्धि बाहर दिखाई दे रही है, एक व्यक्ति मोटा हो रहा है इसका मतलब इसकी अभिवृद्धि होती है, उसका पेट बाहर निकल के आ रहा है, इसका मतलब वृद्धि का जो स्वरूप होता है वो कैसा होता है? बाह्य होता है। अभिवृद्धि बाहरी रूप से दिखाई देती है, बल्कि विकास का जो स्वरूप होता है वो आंतरिक होता है, विकास दिखाई नहीं देता है। अभिवृद्धि की सीमा शारीरिक अंगों की परिपक्वता से, अर्थात शरीर के अंग परिपक्व हो जाते हैं और वो कब होते हैं दोस्तों? वो वयस्क अवस्था तक होते हैं। वयस्क अवस्था तक अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, तब वो रुक जाती है। बल्कि विकास कैसी प्रक्रिया है? विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, अभिवृद्धि का मापन किया जा सकता है। अभिवृद्धि कैसी होती है? मात्रात्मक होती है, तो अभिवृद्धि का दोस्तों मापन किया जा सकता है। बल्कि विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक होता है और गुणात्मक पक्ष का मापन नहीं किया जाता है। दोस्तों गुणात्मक हमारा जो शरीर होता है, इस शरीर के हर एक, जैसे ये अंगुली है, ये हाथ है, ये पूरा हाथ है, हर में पॉइंट होते हैं। ये 0 से लेकर 9 तक होते हैं। कहां से होते हैं? ये 0 से लेकर 9 तक होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक होती हैं। ठीक है, जब भी अंगुली वगैरह टूट जाती है तो डॉक्टर क्या करता है? वो देखता है कि ये जो कार्य हुआ टूटने का, ये 1 से लेकर 2 पॉइंट तक हुआ है या फिर 6 से लेकर 7 पॉइंट तक हुआ है, वो उसी जगह से उसका इलाज करता है। ये इसका गुणात्मक पक्ष होता है। और इस प्रकार से यदि एक अंगुली को अलग तोले, एक हाथ को अलग तोले, पैर को अलग तोले, ये कभी भी संभव नहीं है। तो विकास के गुणात्मक पक्ष का मापन नहीं किया जा सकता।
अभिवृद्धि में निश्चित दिशा का एवं क्रम का अभाव होता है। विकास निश्चित दिशा एवं क्रम से चलता है। कि अभिवृद्धि में निश्चित दिशा और क्रम का अभाव क्यों रहता है? कि व्यक्ति का मुंह मोटा होने लग जाता है, पेट मोटा होने लग जाता है, व्यक्ति का जो पैर और हाथ पतले रहते हैं, बाकी शरीर मोटा होने लग जाता है। इसका मतलब अभिवृद्धि में निश्चित दिशा एवं क्रम का अभाव रहता है, लेकिन विकास निश्चित दिशा एवं क्रम से ही चलता है। अभिवृद्धि मूर्त होती है, बाहर दिखाई देती है, तो विकास का रूप कैसा हो गया? अमूर्त हो गया, विकास दिखाई नहीं देता है। ठीक है। अभिवृद्धि का तात्पर्य व्यक्ति के शारीरिक पक्ष से, यानी शरीर में होने वाले परिवर्तन से, जबकि विकास का तात्पर्य किससे माना जाता है? दोस्तों शरीर के संपूर्ण पक्षों से माना जाता है। अभिवृद्धि परिवर्तन वृद्धि सूचक होते हैं। व्यक्ति की वृद्धि हो रही है, व्यक्ति का भार है, लंबाई है, वजन वो बढ़ रहा है, इसका मतलब वृद्धि सूचक है। तो विकास के परिवर्तन वृद्धि सूचक तो है, लेकिन वृद्धि सूचक के साथ में दोस्तों खतरनाक एवं घातक भी होते हैं। तो ये विकास और अभिवृद्धि में अंतर माना जाता है। एक बार फिर से अध्ययन कर लेते हैं। विकास का स्वरूप अभिवृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है, दिखाई देती है। विकास का स्वरूप आंतरिक होता है। अभिवृद्धि 19 वर्ष की आयु तक रुक जाती है। विकास जीवन प्रेम चलता रहता है। अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, मापा जा सकता है। विकास मात्रात्मक के साथ में गुणात्मक भी होता है। इसका मतलब गुणात्मक पक्ष का अध्ययन मापन नहीं किया जाता है। अभिवृद्धि में निश्चित दिशा और क्रम का क्या रहता है? अभाव रहता है। विकास निश्चित दिशा एवं क्रम से चलता है। अभिवृद्धि बाहर दिखाई देती है, विकास दिखाई नहीं देता है। अभिवृद्धि का तात्पर्य व्यक्ति की शारीरिक पक्ष से, शरीर में होने वाले परिवर्तन से, जबकि विकास का तात्पर्य किससे माना जाता है? संपूर्ण शरीर के सारे पक्षों से माना जाता है। अभिवृद्धि के परिवर्तन वृद्धि सूचक होते हैं, जबकि विकास के परिवर्तन वृद्धि एवं विनाशात्मक दोनों होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि विकास और अभिवृद्धि के बारे में एक छोटा सा ट्रेलर था और ये आसानी के साथ में आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों आसानी के साथ में समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में हाँ लिखे। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाएं, वीडियो को सारे दोस्तों के साथ में शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है भाई।